नमस्कार। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। देश की बात अखबारों के साथ मैं हूं राजेंद्र तिवारी। बात करेंगे बिहार की चुनाव आयोग की और वहां चल रही जो घमासान है, जो अवैध वसूली है। नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, कहां से लोग आकर के वहां अपना फॉर्म भर दिए हैं। ये सारी चीजें एक तो चल रही हैं आज के अखबारों में, सारे अखबारों में, अंग्रेजी अखबार हो, हिंदी अखबार हो, सब में लगी हुई हैं। और बिहार के अखबारों में भी है। बिहार के एक अखबार का जिक्र करेंगे जो सबसे बड़ा अखबार है, उसने जो हेडलाइन लगाई है उसका भी जिक्र करेंगे। और एक अखबार ने अपने 100 रिपोर्टर लगा दिए बिहार में कि जांच करने के लिए कि क्या हकीकत है जमीन पर, तो उसकी रिपोर्ट छपी है, उसकी बात करेंगे। बिहार में बहुत ही कल सूत्रों के अनुसार और कई जगह ऑफिशियल्स के अनुसार, चुनाव आयोग के अनुसार आज जो खबरें छपी हैं उनके अनुसार वहां बड़ी संख्या में म्यांमार के लोग, नेपाल के लोग, बांग्लादेश के लोग वोटर लिस्ट में पाए गए हैं। ये खबर एकदम से आ गई और कल आज सारे अखबारों में बहुत प्रमुखता से छपी हुई है। इसमें एक जो अखबार ये है, ये हिंदुस्तान वहां का सबसे बड़ा अखबार है और हिंदुस्तान ने जो हेडलाइन लगाई है उससे थोड़ा आपको अंदाजा हो जाएगा कि चीजें क्या हैं। हिंदुस्तान ने हेडलाइन लगाई है पहले पेज पर, मेन खबर है ये कि बिहार में विदेशी वोटर होने के दावों पर बिखरा विपक्ष। ये मेन हेडलाइन है और इसके ऊपर उन्होंने लगाया, चुनाव आयोग ने कहा मतदाता सूची में मिले बांग्लादेशी। तो ये इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इस अखबार ने थोड़ा ये कोशिश की है ये बताने की, साफ शब्दों में नहीं लेकिन संकेतों में, कि बिहार में इसको किस तरह से लिया जा रहा है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा, एक इसी खबर को लेकर के जो है दैनिक भास्कर में खबर छपी है। दैनिक भास्कर का लगाए सर, पहले आप ये बता दीजिए, मैं बहुत 100 देर से रिपोर्टर दैनिक भास्कर ने लगाए। दैनिक भास्कर ने लगाए। दैनिक भास्कर ने 100 रिपोर्टर्स लगाए। इन्होंने लिखा, एक तो ये खबर लिखी कि भाई बिहार की वोटर लिस्ट में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के लोग मिले हैं, सूत्रों ने कहा। इस पर भास्कर ने सवाल पूछा तो निर्वाचन अफसर ने, ये हेडलाइन है इनकी, तो निर्वाचन अफसर ने कहा जांच चल रही। तो एक तरफ जांच चल रही है और दूसरी तरफ दिल्ली में सोर्सेज और अधिकारी और ईसीआई, जिसने जो चाहा वो लिखा है, किसी का नाम नहीं है। जिसने ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने बताया, उसने भी ये नाम नहीं बताया है इलेक्शन कमीशन में किसने बताया। किसी ने लिखा इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने बताया, किसी ने लिखा इलेक्शन कमीशन के सूत्रों ने बताया। तो एक तो ये खबर है। इसमें बहुत सीधी सी बात कि जो ये सूत्रों से खबर आई, चूंकि ये पीटीआई और जो एजेंसी जो थी इनसे आ जाती है, एएनआई से, तो ये खबर तो इसमें लगी है। लेकिन इन्होंने मेन जैसे ये लिखा कि न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार चुनाव आयोग के बूथ स्तर के अफसरों को घर घर जाकर की गई जांच में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग मिले हैं। ये खबर लिखने का तरीका भी देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लिखा पीटीआई के अनुसार, बाकी अखबारों ने अपने संवाददाता की खबर लगाई है। मतलब बाकी अखबारों ने, जैसे अगर जागरण की बात करें, मैं एक मिनट सर, जागरण की जो बात करें तो जागरण ने जो पहले पेज पर खबर लगाई है, अरविंद पांडे इनके एक रिपोर्टर हैं दिल्ली में, उनकी बायलाइन लगी हुई है, नई दिल्ली से, बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण पर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग की ओर से दावा किया गया है, घर घर जाकर चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग पाए जाने की जानकारी सामने आई है। आयोग के सूत्रों का कहना है ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है। अब ये तो रिपोर्टर लिख रहा, ऐसा नहीं है कि भास्कर के रिपोर्टर दिल्ली में नहीं है। भास्कर ने भी जो खबर लगाई है वो दिल्ली से ही लगाई है, भास्कर न्यूज करके। लेकिन जब उसने कहा पीटीआई के अनुसार ऐसा है, तो ये जब लिखा जाता है, हम लोग जब ये लिखते हैं या संपादक इंस्ट्रक्ट करता है कि ऐसे लिखो इसे, तो हम उस खबर को ओन नहीं कर रहे हैं कि ये खबर सही ही है। चूक पीटीआई ने दिया है तो पीटीआई को स्पेशल तौर पर हमने उसका जिक्र कर दिया, पीटीआई के अनुसार ऐसा हुआ।
इनका जो अपना कहना है वो कहना है कि भास्कर ने सवाल पूछा तो निर्वाचन अफसर ने कहा जांच चल रही है। इनकी रिपोर्ट ये है। और दूसरी रिपोर्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट है भास्कर की, वो है कि भास्कर के 100 से अधिक रिपोर्टरों ने गहन जांच की हकीकत जानी। बिहार वोटरों की जांच को घर घर नहीं जा रहे लोग, जो बीएलओ हैं घर घर नहीं जा रहे हैं। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात है, ऑनलाइन फॉर्म के लिए अवैध वसूली चल रही है, फॉर्म बेचे जा रहे हैं, जो फ्री में मिलने चाहिए उन पे पैसा वसूला जा रहा है। ये भास्कर की अपनी रिपोर्ट है जिसमें उसने ये क्लेम किया है कि 100 से अधिक रिपोर्टर्स ने गहन जांच की हकीकत जानी। इनका कहना है बिहार में वोटर लिस्ट की विशेष गहन समीक्षा में अव्यवस्था और लापरवाही भी सामने आ रही है। कहीं फॉर्म में कमी, कहीं पावती नहीं दी जा रही, कहीं अधूरी जानकारी से मतदाता परेशान है। अधिकांश जगहों पर बीएलओ घर घर जाने की बजाय किसी पेड़ या सरकारी भवन में बैठे दिखे। वोटर्स की भीड़ दिखी, इसमें कई ऐसे थे जिनके पास 11 में से कोई दस्तावेज नहीं था। भास्कर के 100 से अधिक रिपोर्टरों ने रविवार को राज्य भर में पुनरीक्षण कार्य का जायजा लिया तो ये तस्वीर सामने आई। नवादा के वार्ड 19 में वोटर अनिरुद्ध प्रसाद सिंह कहते हैं, मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं लेकिन अब तक भी फॉर्म नहीं मिला है। फिर ये शेष है पेज 11 पर, उसको भी देख लेते हैं। फॉर्म नहीं मिला है, बीएलओ का कोई पता नहीं है। बुधौल मोहल्ला के वार्ड संख्या 5 के अभिनंदन मिश्रा बताते हैं, बीएलओ उनके घर आई थी, एक फॉर्म दिया, इसे भरकर जमा कर दिया, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं लिया गया है, ना ही रसीद दी गई, घर पर स्टिकर नहीं चिपकाया। वैशाली जिले के राधोपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 428 में बीएलओ अपने स्कूल पर ही मतदाताओं को बुला रहे हैं, वो वहां नहीं जा रहे हैं, वो कह रहे हैं जिसको फॉर्म लेना हो स्कूल आकर के ले लो। तो ये एक तो ये चीज है। और जो इस पर जो तेजस्वी ने कल बहुत ही जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जब पत्रकारों ने पूछा चुनाव आयोग के सूत्र, तो उन्होंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया, कहा सूत्र मूत्र हैं, इस टाइप की बात कही उन्होंने। लेकिन जो चीज सवाल खड़े हुए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक सवाल मेरे दिमाग में भी है, अगर मैं मेरा कोई अखबार होता और मैं चला तो मैं इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करता, अगर उतना स्पेस मिल पाता तो, पता नहीं मिल पाता कि नहीं मिल पाता। वो सवाल ये है कि जब तक दस्तावेजों की जांच नहीं हुई, बीएलओ फॉर्म जमा कर रहे हैं, भरवा रहे हैं, तो चुनाव आयोग को बिना दस्तावेजों की जांच किए हुए कैसे पता चला कि म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के लोग हैं ये, अगर लोग दस्तावेज जमा कर दे रहे हैं? बिना जांच के ये कैसे पता चला कि ये दस्तावेज नकली हैं? तो ये दरअसल कहानी हुई है, उसके पीछे कहानी ये है, मैं जो मेरी समझ में आती, एक बड़े यूट्यूब के पत्रकार हैं और पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में हुआ करते थे, अजीत अंजुम। अजीत अंजुम वहां घूम रहे हैं। अजीत अंजुम ने, और वो बहुत देखे जाते हैं, उनके वीडियोज बहुत देखे जाते हैं, तो अजीत अंजुम ने बहुत सारी इस तरह की चीजें अपने वीडियोज पर एक्सपोज की, क्या चल रहा है। और इस दौरान इस तरह की खबर फैला दी गई जिसमें उनके वो पीछे, इसके अलावा उनको डीएम वगैरह ने धमकी भी दी एफआईआर करने और ये सब करने की, कि भाई आप इस तरह एक्सपोज करोगे तो बीएलओज को शायद मना कर दिया गया है, उनसे बात ना करें, इस तरह की चीजें हुई हैं। लेकिन उसके बाद ये खबर यकायक आ गई, वेबसाइट पे आनी शुरू हुई, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आनी शुरू हुई और फैल गई। इसी में चर्चा शुरू हो गई कि बिहार में इतने सारे विदेशी हैं। मेरे एक सवाल तो ये था कि विदेशी कैसे उनको पता चला, कहां से इल्हाम हुआ उनको कि विदेशी हैं, और एक दो लाखों की संख्या में है। भाई लाखों की संख्या का मतलब ये हो गया 2-4 लाख से ज्यादा ही होंगे। तो और दूसरी बात ये, दूसरा सवाल ये भी है कि ये विदेशी जिन्होंने अपने नामांकन करा लिए वोटर लिस्ट में, ये जिम्मेदारी किसकी थी? क्या ये जिम्मेदारी या तो वहां की राज्य सरकार की है, राज्य कर्मचारियों की है जो नामांकन करते हैं, तो वहां पर पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी मिलीजुली सरकार है। और अगर केंद्रीय चुनाव आयोग की है तो फिर चुनाव आयोग ये आरोप किस पर लगा रहा है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की तरह काम कर रहा है? इससे दरअसल बहुत साफ साबित हो रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज बिना किसी उसके
संभावना के आधार पे, आशंका के आधार पर, या कुछ जानकारियां कोई दे देता उसके आधार पर आरोप लगाती हैं, बात करती हैं, नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करती हैं। चुनाव आयोग से वैसी अपेक्षा नहीं की जाती। चुनाव आयोग जब आप जांच करना है 1 अगस्त के बाद से, तो जांच में जब निकल के आए तब बताइए, और अगर ऐसा कुछ निकल के आया है तो ऑफिशियली बताइए। भाई कोई अफसर खड़ा होता और बताता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते कि हमारा जो SIR चल रहा है बिहार में वो इसलिए जरूरी था, देखिए ये चीजें निकल के आ रही हैं, और वो बताते इस बात को कि किशनगंज में हुआ, कि मधुबनी में हुआ, कि चंपारण में हुआ, कहाँ हुआ है, कहाँ ये वोटर मिले हैं उनको। या जो नेपाल का बॉर्डर है पूरा, जिसमें सीमांचल पूरा आ जाता है, फिर मिथिला आ जाता है, चंपारण भी आता है, ये तीनों जो संभाग हैं वो तीनों संभाग इसमें आते हैं जिनसे बॉर्डर मिलता है नेपाल का। तो भाई आप ये कह देते कि इन जगहों पर मिला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, एक सुर्रा छोड़ दिया गया जिससे कि मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबार, अब जागरण का हेडलाइन देखिए, जागरण का हेडलाइन है, इसका भी जिक्र करना जरूर। जागरण का जो पटना का जो अखबार है उसका हेडलाइन ही बताते हैं। मेरे पास तो रांची का अखबार हार्ड कॉपी में है, लेकिन पटना का अखबार मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में है। इसमें जो हेडलाइन लगी है, बिहार की मतदाता सूची में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग, लाखों में है संख्या, जांच के लिए 1 से 30 अगस्त के बीच चलेगा अभियान। जब जांच हुई नहीं तो ये दरअसल घोषित कर रहा है हिंदुस्तान, और इसकी खबर में, इसकी हेडिंग और भास्कर की हेडिंग में जो अंतर है वो अंतर यही है कि ये अखबार घोषित कर रहा है कि ऐसा है, थोड़ा डाइल्यूट करके कि जो हिंदुस्तान है वो लिख तो रहा चुनाव आयोग ने कहा, लेकिन साथ ही ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको दे रहा है कि बिहार में विदेशी वोटर होने के दावों पर विफरा विपक्ष। यानी ये अखबार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि जो ये बात चुनाव आयोग के जरिए फैलाई गई है, इस बात में कितनी सच्चाई या इस बात की सच्चाई को लेकर के संदेह है, ऐसा ये अखबार कम्युनिकेट करना चाह रहा है। और भास्कर ये कम्युनिकेट कर रहा है कि जो कुछ भी कहा गया है उसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि निर्वाचन अधिकारी कह रहा है अभी जांच चल रही, निर्वाचन अफसर कह रहा है कि अभी जांच चल रही। जोशी जी, आपका इसमें क्या, किस तरह से चीजों को देखेंगे आप? सर, अब तो आपने पूरी रामायण बांच दी, बाल रूप से लेकर और लंका कांड तक पूरा आपने पढ़ दिया, बचा क्या है इसमें? लेकिन फिर भी मतलब कुछ तो बोलूंगा ही। आपने यहाँ मूर्ति बना के बिठा रखा है तो मूर्ति भी बोलती है। तो सर बात यह है कि आप अलग अलग अखबारों की भाषा समझने की कोशिश की। एक आज तक की खबर है तो एक अखबार ने लिखा है आज तक के अनुसार, आज तक के अनुसार। और मैं फिर आज तक में गया, आज तक में जाकर मैंने देखा उसमें लिखा है चुनाव अधिकारी, एक चुनाव अधिकारी ने बताया, एक वरिष्ठ चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ चुनाव अधिकारी ने बताया, एक चुनाव अधिकारी ने बताया जी। तो आप अखबार में संपादक रहे हैं, आप जानते हैं कि खबरों से कैसे खेला जाता है। तो ये सुबह ही सुबह वहां से आया होगा कि भाई आज ये खबर है, मिल गए, नेपाली भी मिल गए, रोहिंग्या भी मिल गए, बांग्लादेशी भी मिल गए और सारे लोग मिल गए, आज ये खबर है। तो खबरों की हेडलाइन और खबरों के नैरेटिव वहां से चलते हैं, प्लांट होती हैं, और ये लोग सिर्फ उसके ढपली बजाते हैं। तो इन्होंने कल पूरे दिन ये ढपली बजाई। लेकिन देखिए, आप किसी के ढपली बजाते हैं, अपनी बुद्धि नहीं लगाते तो कुछ ना कुछ मूर्खता तो कर ही देते हैं। अब हमारे प्रहरी ने एक टिप्पणी बड़ी बढ़िया लिखी है कि बंगाल के लोगों को ये बांग्लादेशी बता देंगे, बता देते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को नेपाली, चीनी या म्यांमार के लोग बता देते हैं। तो सर आप बताइए कि ये तो बात बिल्कुल सही है, कोई अरुणाचल का आ गया तो वो चीनी है। अब बांग्ला भाषी अगर कोई है तो वो बांग्लादेशी है। कल को ये पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों को कह सकते हैं सारे बांग्लादेशी हैं, यहाँ पर सिर्फ हिंदी भाषी बचेंगे। तो ये सारी चीजें वहां पर ये लोग करते हैं। लेकिन इसमें खास बात एक है कि अब अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए।
और बाकायदा ज्ञानेश कुमार को गृह मंत्रालय तो कम से कम सौंप ही देना चाहिए। वैसे तो वो प्राइम मिनिस्टर वाले पद के हकदार हैं, मटेरियल है नीतीश कुमार की तरह, मटेरियल है सर। वो जो काम मतलब देखिए विदेशी नागरिकों के खोजने का काम, जो काम मतलब तमाम सारे प्रपंच और तमाम सारे सत्ता, पुलिस, फोर्स, बीएसएफ, तमाम मतलब एजेंसियां, गुप्तचर एजेंसियां जिनके अंडर में आती हैं, वो ये काम नहीं कर पाए और चुनाव आयोग ने चुटकियों में कर दिया। तो बताइए, पीएम और अमित शाह जिस चीज को खोजते रहे, कहते रहे कि हैं रोहिंग्या हैं, विदेशी हैं, वो नहीं खोज पाए। खोजा किसने? ज्ञानेश कुमार ने। तो ज्ञानेश कुमार किस पद के हकदार हैं? ज्ञानेश कुमार को पीएम बना देना चाहिए। सर मजाक है, मजाक। देखिए, जहां पर 80.11% कल शाम तक का आंकड़ा है, 80.11 फॉर्म अपलोड हो गए हैं, 80.11% फॉर्म अपलोड हो गए हैं। तो ये कल का आंकड़ा है। अब आप देखिए कि अपलोड कैसे हो रहे हैं। लोगों से बात कीजिए, वो नाम भर के बीएलओ वहां पर बस सुबह से शाम तक फॉर्म पे नाम भरता रहता है और वो कहता रहता है अपलोड अपलोड अपलोड, और वो अपलोड हो रहे हैं क्योंकि टारगेट दिया गया है कि ये काम करना है। और दबाव इतना है कर्मचारियों, अधिकारियों के ऊपर कि वो परेशान है, वो मानसिक रूप से परेशान हो गए, इस्तीफा देके भाग रहे। एक वीडियो ने कल इस्तीफा दिया है कटिहार में। हाँ, एक वीडियो ने इस्तीफा दिया, का नाम है तो उसने इस्तीफा दिया है। उसने कहा कि मैं इतना मानसिक तनाव नहीं झेल सकता। दबाव डाला जा रहा है, अनुचित कार्य कराए जा रहे हैं सर। ये आप देखिए। और एक चीज और है, ये दरअसल फंस कहाँ गए हैं, अब वो वेदना आपको समझनी होगी। ये जो कल नैरेटिव चलवाया, वो फंस कहाँ गए हैं। इन्होंने कहा था कि हम मतलब वहां पर विदेशी नागरिक हैं, उनको वहां से हमें साफ करना है। ये काम तो चुनाव आयोग का होता नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका काम नहीं है, गृह मंत्रालय का काम है। गृह मंत्रालय का काम है। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी, सुप्रीम कोर्ट भी सलाह देकर पीछे हट गया। वो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, बोले साहब संवैधानिक संस्था है, 261 262 धाराएं गिनाने लगेंगे कौन कौन सी। पर हकीकत ये है कि वहां मुस्लिम इलाकों में 90% लोगों ने अपने सारे कागजात दाखिल कर दिए हैं। जाति प्रमाण पत्र है, किसी का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, और उनके पास में हाउस टैक्स की रसीदें हैं, या उनके पास में यहाँ तक के बाकी जो दस्तावेज आप सोच नहीं सकते, वो उनके पास हैं। उन्होंने कर दिए। 10% लोग बचे हैं, वो भी कह रहे हैं कि इनमें से भी काफी कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप उन मोहल्लों में जाएं जो मजदूरों के गांव हैं, जहां से पलायन होते हैं, जो मतलब उन जगहों पर जाएं या उस पूरे इलाके में जाएं, तो वो आप ये देखेंगे कि उनके पास में आधार कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड और राशन कार्ड के अलावा चौथा डॉक्यूमेंट नहीं है। चौथा डॉक्यूमेंट नहीं है। और आप मतलब अगर प्रतिशत निकलवाएंगे तो आप देखेंगे कि शिक्षा का स्तर जो है मुसलमानों में बहुत बढ़ रहा है। लगातार शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। नहीं, वो बढ़ रहा ठीक है। वो उसकी वजह जो आप कह रहे हैं वो एक अलग डायरेक्शन में चीजें चली जाएंगी। उसकी वजह बड़ी ये है, सीए एनआरसी के दौरान जिस तरह की चीजें हुई थी, उस दौरान मुस्लिम कम्युनिटीज ने इस बात का अभियान अपने बीच में चलाया था कि भाई सारे लोग अपने कागज पत्तर तैयार कर लीजिए, क्योंकि सरकार कभी भी हमसे मांग लेगी और फिर हमारे लिए दिक्कत होगी, फिर हमको कहेगी कि आप नागरिक नहीं हो। तो उस दौरान कैंप लगा करके तैयार कराए गए थे कि भाई सब लोग अपने सही सही सर्टिफिकेट्स इकट्ठा कर लो, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और ये उस बात का जो आप कह रहे हैं 90% लोगों ने दे दिया, उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे। बाकी जैसे जैसे मेरे पास आप अभी मांगे हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जन्मतिथि के लिए, तो मैं 4 दिन तलाशूंगा तब कहीं मिलेगा। मैं सोचूंगा यहाँ है कि लखीमपुर में कहीं रखा है, कि दिल्ली में तो नहीं छूट गया, लखनऊ में तो नहीं रखा है। पता चला हम परेशानी रहेंगे कि कहां से, क्योंकि हम कभी ये सोचते ही नहीं है कि हमसे इस बात के लिए ये डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा।
कि हमें यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि हम इस देश के नागरिक हैं, ये हम कभी नहीं सोचते। तो चलिए खैर, आज की बात जोशी जी यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई बात के साथ। और आपसे अनुरोध मैं ये जरूर कर लूं कि यदि आपको हमारी बातचीत, हमारा डिस्कशन अच्छा लगा, हमारा विश्लेषण अच्छा लगा, तो इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों परिचितों के बीच शेयर कीजिए। हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी मेंबरशिप लीजिए, इसे ज्वाइन कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो अनब्रेकिंग को ताकत देंगे और हम इस तरह की पत्रकारिता आगे करते रह पाएंगे। तो इसके लिए ये अनुरोध है आपसे। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। नमस्कार। जय हिंद।